हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें चूंकि पहले से निशान लगा हुआ था तो देख लेते हैं। भारत का आकार कैसा है? वृत्तीय है, त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है या पंचकोणीय है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है भारत का आकार इस तरह से है, यानी चतुष्कोणीय है। तो ये आंसर सही है। अगला हमारा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका हिस्सा था? तो भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा था? तो प्रायद्वीप, लक्षद्वीप, अंतर्देशीय द्वीप या जम्बू द्वीप का? तो ये हमारा जम्बू द्वीप का हिस्सा था। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से। तो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात हो रही है, 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। जबकि अगर तटीय सीमा की लंबाई देखी जाएगी और सभी द्वीपों से केवल तटीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो 6,100 किलोमीटर है। अगर दोनों द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाता है 7,516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा देखिए, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। तो ये दक्षिणी अक्षांश को तो आप काट ही दीजिए। बच रहे हैं 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 अंश 8 मिनट। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ही दक्षिणी सीमा है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? यहाँ चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। जैसे हमने बताया है सारे प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है, लगती है भारत से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी हमने बताया है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, जो हमने बताया था 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ महोदय द्वारा इस लाइन का निर्धारण किया गया था, रेडक्लिफ रेखा का। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। अगर भौगोलिक सीमा की बात करेंगे, भौगोलिक भूमि की, तो 2.4%। जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व का। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जो प्रादेशिक जल सीमा होती है वो 12 मील तक होती है। चूँकि किलोमीटर, मीटर, गज में नहीं नापा जाता है, बहुत स्पष्ट है इसमें कि 12 मील ही इसका उत्तर होगा। और ये नाटिकल मील होता है, 12 नाटिकल मील। जो समुद्री मील की दूरी होती है उसे नाटिकल में नापते हैं, और ज़मीनी जो भूमि होती है, भूमि, उसको हम मील में नापते हैं। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर? ये भी हमने बताया है, 5.5 घंटे का समय अंतर होता है। आगे देखते हैं तो 11वां प्रश्न, और धुंधला है यहाँ पे। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, 9। अगला है, भारत में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दोनों को हम मिला लें अगर तो 247 द्वीप हैं, कुल 247 द्वीप हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी नई? तो इसमें से हिमालय श्रेणी नवीनतम श्रेणी की बात आएगी तो हिमालय श्रेणी, और अगर प्राचीनतम श्रेणी की बात आएगी तो वो हो जाएगी आपकी अरावली श्रेणी, प्राचीनतम है और हिमालय श्रेणी नवीनतम। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ाते समय बताया गया था। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय की उस पार, तो इसमें से लद्दाख, जास्कर, काराकोरम ये सभी आते हैं। ट्रांस हिमालय के उस पार लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये बताया था, K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किंतु ये जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए कंचनजंगा को ही माना जाता है। अगर ऑप्शन में K2 है तो KT को ही लगाएंगे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर हमने बताया था गुरु शिखर है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है आपकी डोडा बेटा। डोडा बेटा यहाँ पे हो जाएगा। अगर दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो हो जाएगी अनाईमुडी। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो अनाईमुडी, और केवल नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो वो हो जाएगा आपका डोडा बेटा।
गंगा और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो देखिए यहाँ पे काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए काली नदी नेपाल में बहती है, तो इससे पता चलता है कि ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी और कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो देखिए यहाँ कितनी का ऑप्शन है, कौन सी का नहीं है। 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारित करती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हैं जो म्यांमार से लगे हुए हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कह सकते हैं, और अगर केवल पूर्ण रूप से भारत के कब्जे की बात की जाए तो ये सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हमने ऊपर ही बता दिया कि अरावली सबसे प्राचीनतम है और हिमालय सबसे नवीनतम है। तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो तमिलनाडु का यानी पूर्वी घाट का जो तट है तमिलनाडु में स्थित, उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर भारत में प्रवाहित होने की बात की जाएगी तो ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है। क्यों पूछा भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो हो जाएगी आपकी गंगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बनाती हैं। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये हमने बताया था, बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहते हैं, जबकि बिहार का शोक कहते हैं इसको, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तुमने पढ़ाया था, जब भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और गंगा की तो है ही, यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो आपकी ये 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और सोन नदी। देखते हैं हम यहाँ पे वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसमें हमारा नर्मदा ताप्ती दोनों एक ही दिशाओं में अरब सागर में गिरती हैं जाके, नर्मदा इरावती, नर्मदा सोन, ताप्ती और सोम। तो इसमें नर्मदा और सोन नदियाँ दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि सोन उत्तर की तरफ बढ़ती है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदियाँ। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी को हम देखें रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग पठार या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है यहाँ पे उष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण शीतकटिबंधीय, शीतोष्ण या शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो उष्ण मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी है और उष्ण है, तो यानी उष्ण मानसूनी जलवायु। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम से अधिकांश वर्षा होती है, जो 5 जून को केरल से भारत में प्रवेश करती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो ये अल मसूदी महोदय थे,
इतिहास में इनका नाम पढ़े होंगे। अल मसूदी महोदय ने ही सबसे पहले मानसूनी शब्द का प्रयोग किया था, मानसून का। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है? तो केरल में 5 जून को, जैसे हमने बताया, प्रवेश करता है। भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? तो भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से 100 से अधिक यानी 120 के आसपास 120 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में देखा जाए तो जेट प्रवाह द्वारा यानी पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, जो हरियाणा, पंजाब पर जगहों पर वर्षा करती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, कटीले वन, और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात हो रही है तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? अब देखिए, आर्द्र मानसूनी वन की जो बात हो रही है तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से अगर यहाँ देखें पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो प्रमुख वनस्पति जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की जो वन है वो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन है, तो यानी पतझड़ वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर। मैदानी भाग की बात करें तो 33%, अगर पहाड़ी की बात करेंगे तो वहाँ 25% ही वन आवश्यक है। मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, यानी राजस्थानी जैसे क्षेत्रों में रेगिस्तानी 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं सभी टॉपिक्स पे, उस पर पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे, अपने आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, ये भी हमने पढ़ाया है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं, ये भी हमने पढ़ाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसने भारत के 8 भागों में बांटा है भारत की मृदा को, यानी मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी भारत की कितने भाग पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है भारत में, और वो 22% भाग पर पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, आप देखिए, बांगर, खादर। बांगर जो है आपका वो पुरानी मिट्टी है, ये बांगर जो है ये पुरानी है, और जो खादर है वो नवीन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ध्यान देना है। नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? जानते हैं, जो है समुद्र के किनारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो लवड़ीय मिट्टी होती है, लवड़ीय जल होता है वहाँ पर, तो लवड़ीय एवं क्षारीय मिट्टी इसमें सबसे उचित उत्तर है आपका, लवड़ीय एवं क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, हमने पढ़ाया है सारा। किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पीट मिट्टी। तो इसमें जो नमक के अंश की बात होती है, यानी साल्टी जो होता है वो होता है पीट मिट्टी में सर्वाधिक नमक के अंश पाए जाते हैं। अगला हम देखें, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, उसी काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 57। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो हमने ये पढ़ाया था, बताया था उस समय कि क्योंकि आयरन के ऑक्साइड घुड़े होते हैं, यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल में आपके कौन कौन से आते हैं? जो गेहूँ हैं, इस समय अक्टूबर नवंबर में ये बोए जाते हैं, और आपके मार्च अप्रैल के आसपास ये काटे जाते हैं। जो गेहूँ काटा गया है इस समय अप्रैल मई में, वो रबी की फसल थी। तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की गई थी। गेहूं के उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपके पहले स्थान पे है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया था? अगर विश्व की बात की जाएगी तो नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत की बात की जाएगी तो MS स्वामीनाथन को। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका गुजरात में होता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 में बांटा गया, रबी, खरीफ और जायद में बांटा गया।
तो हमारे वीडियो देखिएगा जो टॉपिक से संबंधित है, उसमें आपको सब मिल जाएंगे। उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, धान, गन्ना, गेहूँ, सब चीज़ें दी गई हैं, पढ़ाया गया है। भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है आपका। ये बदलते रहते हैं आंकड़े, एग्जाम से पहले इसको देखना जरूरी होता है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चाय का उत्पादन असम में होता है सर्वाधिक। दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक थे भारत में वर्गीज कुरियन महोदय। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा था। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे झींगा उत्पादन जो है वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका छत्तीसगढ़ में। कोयले का सर्वाधिक देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, बस यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है कोयले का। तो यहाँ छत्तीसगढ़ का भी नंबर 1 है, कभी झारखंड को देखना है। अगर भंडार की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह का स्थापना कहाँ किया गया था, ये महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था, और ये 1969 में स्थापित किया गया। देखिए तारापुर 2 है, लेकिन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया, तो हमने ये पढ़ाया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, जो कि उड़ीसा में राउरकेला स्थापित किया गया था, और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 72, बोकारो लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो देखेंगे। और बोकारो लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी। गारो और खासी जनजाति किस राज्य में पाई थी, तो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी कहाँ पाई थी, मेघालय में हमने पढ़ा है, तो वहीं पे जनजातियाँ पाई थी। भारत में सर्वाधिक किस जनजाति की है संख्या है, तो गौंड जनजाति सबसे अधिक है भारत में, सबसे बड़ी जनजाति है भारत की गौंड। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो जनजाति यानी एसटी की संख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत में देखा जाएगा तो पंजाब में है, और जनसंख्या में देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश में। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी है, इसमें से कुकी और मुग, तो दोनों मणिपुर में पाई जाती हैं, कुकी और मुग दोनों। भारत के ऐसे राज्य जहाँ जनजातियों की संख्या शून्य है, यानी जनजातियाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं, कई राज्य हैं आपके, हरियाणा है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, इन सब राज्यों में जनजातियों की संख्या शून्य है, यानी जनजातियाँ यहाँ नाम मात्र की होंगी, कुछ और मुख्य रूप से नहीं पाई जाती हैं। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए धन्यवाद।